हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेंस डे। तो चलिए इस मौके पर हम बात करते हैं उमंग के डायरेक्टर दीपक कालरा जी से और उनसे जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। दीपक जी, आज हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज इस स्पेशल मौके पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ हमें बताएं। मैं अपनी लाइफ का एक मेजर माइलस्टोन जो था वहाँ से शुरू करूँगी। मैं एक लेक्चरर थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में और शादी हुई, बेटा हुआ, बहुत खुशी थी। लेकिन जब वो 6 महीने का हुआ तो मुझे पता चला कि उसे बहुत सिवियर डिसेबिलिटी है, उसे सेरेब्रल पॉल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है और एपिलेप्सी है, बहुत सिवियर एपिलेप्सी है जिससे उसके रेगुलरली फिट्स आते रहते थे। और पहले तो मुझे बहुत समय लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ महीने लग गए ये मानने के लिए ही कि वो डिसेबल्ड था। लेकिन बार बार हम डॉक्टर चेंज करते और हर डॉक्टर मुझे यही कहता कि नहीं, ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है और सिवियर डिसेबिलिटी है। फिर कुछ महीने बाद जब ये लगा कि हाँ अब ये कंडीशन है और मैं अब इसको बार बार उसे बार बार दिखाने से कहीं पर और बोलने से या मना करने से कि नहीं नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला है कुछ, और इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। तो मैंने उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढना शुरू किया जब वो 8 महीने का था और तब से मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। मुझे जब पता चला कि ये एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है, उसे ज़िंदगी भर इसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि अगर मैं भी उसके साथ जुड़ जाती हूँ तो हम दोनों मिल के उस संघर्ष को थोड़ा कम कर सकते हैं। सो आई डिसाइडेड टू लीव माई परमानेंट जॉब विद द यूनिवर्सिटी और मैंने अपने आप को ट्रेन किया इस फील्ड के अंदर बॉम्बे में, और बॉम्बे स्पैस्टिक सोसाइटी में हम दोनों जाना शुरू हुए, मेरा बेटा और मैं। उसके बाद मुझे बहुत से और बच्चे मिले जो मेरे बेटे के जैसे थे और उनसे मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा। किस तरह से इतनी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद वो इतना खुश रहते थे लाइफ से, और कितने बच्चे सालों साल लगा देते थे एक छोटी सी बात सीखने के लिए, और उसके बावजूद भी जब वो नहीं कर पाते थे तो वो इतने खुश, कभी भी मुझे दुखी नहीं दिखे। जैसे मेरे बेटे को ही 6 साल लग गए थे सिर्फ एक ग्लास पकड़ के पानी पीने के अंदर, लेकिन जब भी वो पीता और कई बार उसके हाथ से ग्लास गिर जाता तो ज़ोर से हंस देता था। और मुझे तब मैंने सीखा कि हम अपने फेलियर्स को अपनी स्ट्राइड में ले सकते हैं। कितनी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं जिसमें हम फेल होते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और यहाँ देखो एक 6 साल लग जाते हैं एक बच्चे को एक इतनी सी बात सीखने में, जो बाकी लोग उसके साथ के बच्चे हैं अपने आप सीख जाते हैं। कभी उसने नहीं कहा कि मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, मुझे इतना समय क्यों लग रहा है, और जब मैंने सीख लिया तो ये बार बार ग्लास क्यों गिरता है, वो हंसता था और एक बहुत बड़ा जोक बन जाता था। तो मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा इन बच्चों से। और फिर 1990 में मैं अमेरिका गई अपने आप को और ज़्यादा ट्रेन करने के लिए। वहाँ से आके मुझे एक बहुत बड़ा ग्रुप बच्चों का मिला जो स्लम्स में रहते थे ऐसे विकलांगता के साथ, उनके साथ काम करने का मौका मिला थ्रू स्पैस्टिक सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही। और उनकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स देख के और उनकी जेस्ट फॉर लाइफ देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। 8 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मैं जब जयपुर आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मैं सिर्फ 2 साल के लिए सबैटिकल लीव लेके अपने हस्बैंड के पास आई थी, यहाँ पर जो यहाँ पर पोस्टेड थे, आर्मी में हैं, और वहाँ यहाँ जयपुर 2 साल की पोस्टिंग के लिए आए थे। तो हम छुट्टी मनाने यहाँ आए और पता चला कि मैं अपने बेटे के लिए स्कूल्स ढूंढने लगी जयपुर में। तो मुझे पता चला कि इस तरह की विकलांगता के लिए यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। और मैं जहाँ भी जाती थी, कई डॉक्टर्स को मैं मिली, एजुकेशनिस्ट को मिली, तो सब मुझे देख के हैरान होते थे कि स्कूल क्यों चाहिए इनको, दवाई तो मिल रही है, इनको फिजियोथेरेपी मिल रही है, तो ये कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये पढ़ तो नहीं पाएंगे, आपका बेटा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो क्या
एजुकेशन का मायना सिर्फ एग्ज़ाम देना और 11वीं 12वीं पास करना है क्या। इसी से ये क्लियर होता है कि हम एजुकेशन को का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं एजुकेशन का मीनिंग सिर्फ 11वीं 12वीं पास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी में जीने के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए, अपने आप को अपना जो पोटेंशियल है उसे अनफोल्ड करना चाहते हैं, इस चीज़ को हम ध्यान ही नहीं देते हैं एजुकेशन में। तो बहुत ज़रूरी हो गया कि हम ऐसे जैसे मैं सर्विसेज ढूंढ रही थी तो मुझे और भी बहुत सारे पेरेंट्स मिले जो अपने बच्चों को यहाँ वहाँ लेके जा रहे थे और कहते थे कि अब और क्या कर सकते हैं हम इनके साथ। तो मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं वापस अपनी छुट्टी ख़त्म करके और वापस बॉम्बे चली जाती, एक जॉब था मेरे पास, एक मिशन था वहाँ भी, और वहाँ बहुत अच्छे से सेटल था मेरा बेटा, और या फिर यहाँ रुक जाती और एक चैलेंज लेती कि इस तरह की सर्विसेज यहाँ भी शुरू की जाएँ। तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया कि मैं यहीं रहूँगी और जो और भी मेरे बच्चे के जैसे बच्चे हैं उनके लिए सर्विसेज स्टार्ट करूँगी। और मुझे यहाँ रहने के लिए बहुत स्ट्रेंथ दूसरे पेरेंट्स जिनको मैं मिलती थी वो हमेशा मेरे को कहते थे, मैडम आप स्टार्ट करिए, हम हैं ना आपके साथ। और जयपुर की जनता, बहुत सपोर्ट मिला मुझे, और शायद अगर इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं शायद वापस चली जाती, जो एक बहुत आसान रास्ता था मेरे लिए, बॉम्बे जाना और वापस उसी ज़िंदगी में चले जाना जहाँ से मैं आई थी। मैम, अभी आपने बताया आपके सन की डिसेबिलिटी के बारे में, वो आपकी लाइफ का वो फेज़ था जिसे शायद एक्सेप्ट करना आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे टाइम में कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला कि आप इस फेज़ को भी आप पार कर गई? एंड अभी आपने बताया आपके हस्बैंड आर्मी में थे, तो कैसे आपने ये सारे चैलेंजेस आपने आगे एक के बाद एक आप फाइट करती चली गई? मेरे ख्याल इंडिया में पैदा होना एक बहुत आई फील वेरी लकी, बिकॉज़ जो हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब भी हमारे को कोई भी चैलेंज आता है लाइफ में, पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाती है। एंड मेरे साथ भी ये हुआ। आई हैड सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड, बिकॉज़ एक बहुत मेजर डिसीजन लेना था, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी थी। आई हैड अ परमानेंट यूजीसी जॉब, तो हमारी जो फैमिली इनकम थी वो बिल्कुल आधी हो जाती, बिकॉज़ मैं एनजीओ में काम करने वाली थी। ये भी एक मेजर डिसीजन था। वी वर अ यंग कपल, सो वी हैड टू टेक दिस डिसीजन। दूसरा, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो उनकी हर 2 साल में पोस्टिंग हो जाती है। तो अगर मैं इस फील्ड में जुड़ती हूँ तो अगर मैं अपने हस्बैंड को ज्वाइन करती तो वहाँ जहाँ जहाँ पोस्टिंग, कभी ले जा रहे हैं, कभी तवांग जा रहे हैं, तेजपुर जा रहे हैं, कहीं सर्विसेज हैं, कहीं नहीं है। और ये मैं आपसे 35 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो वहाँ कहीं भी मेरे ख्याल 4 मेजर सिटीज़ के अलावा कहीं भी सर्विसेज नहीं थी बच्चों के लिए। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। कई बार हमें पेरेंट्स ने भी कहा कि तुम सोच लो, बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो अकेले हर पोस्टिंग में जाएंगे और मैं एक जगह में रहकर उसको पूरी सर्विसेज दूंगी और ख़ुद भी अपना जॉब छोड़ के वहाँ काम करूँगी। तो मेरे ख्याल जब तक ये पूरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर 2 साल में एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट होते रहे और मैं बॉम्बे में ही रही 14 साल जयपुर आने से पहले। और बहुत सी सिचुएशंस आई, जैसे एक बार मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। फिर जैसे मैंने आपको बताया उसे एपिलेप्सी थी, तो हर 2-3 महीने के अंदर उसको एपिलेप्टिक स्टेटस में चला जाता था, उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। हर स्टेज के अंदर कभी उसकी दादी आ जाती थी, कभी नानी आ जाती थी, कभी मौसी आ जाती थी, कभी बुआ आ जाती थी। तो आई थिंक दिस ब्यूटीफुल फैमिलीज दैट वी हैव इन इंडिया, वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जैसे सियाचिन में थे तो उनको वहाँ से आने में ही 15 दिन लग जाते थे। तो अगर मेरे साथ कोई इमरजेंसी होती तो उनको बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आने में ही इतने दिन लग जाते जहाँ पर वो पोस्टेड थे। तो हमेशा ये जो मेरे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स, ऑल्सो लॉट ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स सपोर्टेड मी अ लॉट। उसके बाद भी बहुत मेजर इश्यूज आते रहे हमारी लाइफ में, क्योंकि जब विक्रम बड़ा होता जा रहा था तो एक अकेलापन था अकेला बच्चा होने के लिए, और ये भी सोचकर कि वो बहुत सिवियरली डिसेबल्ड है और हमारे बाद उसका क्या होगा, इसलिए हमने सोचा कि हमें दूसरा सेकंड चाइल्ड ज़रूर करना चाहिए, ताकि उसको भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो लेकिन क्योंकि
क्योंकि मेरा बेटा पहले डिसेबल्ड था और मुझे कभी भी अपनी प्रेगनेंसी में याद नहीं था कि मैं केयरलेस रही हूँ या मैंने चेकअप्स नहीं कराए हैं या मुझे मालूम नहीं था कि क्या मुझे अपने बारे में देखभाल करनी है। उसके बावजूद, इतनी केयर करने के बावजूद भी जब डिसेबिलिटी हुई तो मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर बाई चांस दोबारा ये हो जाएगा और दूसरा बच्चा भी डिसेबल्ड हो जाएगा तो क्या होगा। मुझे डॉक्टर्स ने बोला, अरे आप फिक्र मत करिए, आजकल तो बहुत टेस्ट आ गए हैं, 3rd मंथ के बाद हम आपको टेस्ट करते रहेंगे रेगुलरली और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अबॉर्ट कर देंगे। और मेरे लिए वो एक बहुत डिस्टर्बिंग वो होता था जब डॉक्टर्स बोलते थे इस चीज़ को, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि क्योंकि मेरा बच्चा नॉर्मल डेवलप नहीं हो रहा है तो मैं उसको मार दूंगी। ये बात मेरे हजम नहीं होती थी। मैं तो बहुत श्योर थी कि अगर हमने डिसाइड किया तो जो हमारे हिस्से में आएगा हम उसको भी फेस करेंगे। तो अभी हम इस चीज़ को सोच ही रहे थे तो मैं मदर ट्रीज़ा के यहाँ एज़ वॉल्टियर जाती थी। फुल टाइम जॉब स्पेस्टिक सोसाइटी में करती थी। मदर ट्रीज़ा के पास मैं एज़ वॉल्टियर जाती थी। तो मैं एक बार बातचीत कर रही थी जिनके साथ मैं काम करती थी, वहाँ पर एक सिस्टर थी उनके साथ, और मदर ट्रीज़ा ने सुन लिया। वो मुझे कह रही थी कि आजकल तुम बहुत टेंस लगती हो और क्या बात है। तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि वी आर वेरी कीन टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड, लेकिन ये भी है कि मैं अबॉर्ट नहीं करूँगी बच्चे को, चाहे कुछ भी हो, और अगर बाई चांस वो सेकेंड बच्चा भी डिसेबल्ड हुआ तो हम क्या करेंगे। तो मदर ट्रीज़ा ने वो बात सुनी एंड एक बच्चा उठा के मेरी गोद में पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि अपना मानोगे तो ये भी तुम्हारा ही है। तो वो बात मेरे जहन में इतनी बैठ गई कि किसी को भी आप अपना मानेंगे तो वो आपका ही है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो 9 महीने आपके पेट में रहे तभी आपका बच्चा हो सकता है। और मेरे ख्याल एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम देयर। हमने अडॉप्शन के लिए पेपर्स सबमिट किए और लीगली हमने एक बेटी अडॉप्ट की who brought so much happiness in our life. She was like a bundle of joy. Not only हम लोग की ज़िंदगी पूरी उसने बदल दी, लेकिन मेरे बेटे की भी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो इतनी शैतानियाँ करने लग पड़ा उसके साथ मिलके, और वो पहले चल तो नहीं पाता था लेकिन बैठे हुए खिसकता भी नहीं था। वो घुटनों के बल चलने लगी तो वो भी उसके पीछे पीछे धक्का मार के खिसकने लगा और हंसता था, खेलता था, एक दूसरे को पकड़ के पीटते थे, बाल खींचते थे। वो सब हम एज पेरेंट्स जो हम नहीं दे पाए, इतनी खुशी जो एक बहन भाई के अंदर रिश्ते में होती है, उसने उसको पूरा किया उसकी ज़िंदगी में। एंड दे शेयर्ड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। मैम, अभी आपने बताया आपके बेबी अडॉप्शन के बारे में, और अगर हम बात करें आज के टाइम की तो आज बहुत सी वीमेंस ऐसी हैं जिन्हें कंसीव करने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो आज वीमेंस डे के मौके पर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन सब व्यूअर्स में जो सुन रहे हैं और अगर इस स्थिति में है जिस स्थिति में मैं थी और अभी सोच रहे हैं कि क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सी शंकाएं मन में आती हैं और मैंने देखा है आसपास के लोग आपको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर लेते हैं जो रियलिटी नहीं होती। कोई बोलता है कि पता नहीं कैसा होगा, कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, बाद में चले जाएंगे, वो आपको छोड़ देंगे, क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे जैसे आपके खुद के बच्चे एडजस्ट करते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल से उस बच्चे को अपना मानते हैं तो वो बच्चा आपका है। बिल्कुल भी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड में और अडॉप्टेड चाइल्ड में। और मैं बहुत सी ऐसी मदर्स को जानती हूँ अपनी लाइफ में, जब मैंने अडॉप्ट किया उसके बाद 1 साल में मेरी 16 फ्रेंड्स ने अडॉप्ट किया और हम आपस में टच में हैं और एवरीबडी इज़ सो हैप्पी दैट दे अडॉप्टेड द चिल्ड्रन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपकी फैमिली का हिस्सा पूरा नहीं बन पाएंगे जैसे दूसरे बच्चे। अगर आप दिल से मानेंगे तो वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, कोई कमी नहीं है। और अब तो हमारा कानून भी बहुत अच्छा बन गया है। पहले हमारे जो कानून थी उसमें बहुत कमियां थी। मैंने 25 साल पहले अडॉप्ट किया तो बहुत कमियां थी कानून में, लेकिन जे एक्ट जो 2002 में इम्प्लीमेंट हुई है इंडिया में, उसके तहत तो अब पूरा बायोलॉजिकल चाइल्ड का स्टेटस है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है और कानून भी आपको फैसिलिटेट करता है अडॉप्शन को। कारा गाइडलाइंस बन गई हैं, बहुत सिस्टमैटिक अडॉप्शन होता है। तो मैं यही आपको कहूँगी कि आप बहुत सोचिए मत। आपने एक बार सोच लिया है तो बस आगे कदम बढ़ाइए और अपने हाथ खोलिए और उस बच्चे को अपने दिल में जगह दीजिए और देखिए कितनी खुशियाँ आपके दिल में भर जाएंगी।
मैम, जब आपने वो बेबी अडॉप्ट किया एंड आपने बताया कि आपके बेटे और उसके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा बचपन उन दोनों का रहा, जब वो बड़ी हुई, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत अच्छा उनका भी सपोर्ट मिला, वो भी बच्चों से बहुत जुड़ी हुई हैं, कितना सपोर्ट मिला, कैसे आपने और आपकी बेटी ने मिलकर इस स्कूल को इस लेवल तक इस्टेब्लिश किया? देखिए जब छोटी थी तो एक बहन भाई का बहुत अच्छा रिश्ता रहता था उनका आपस में। जब वो बड़ी हुई और अपना करियर चूज़ करने लगी तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस थे, और जैसे यंगस्टर्स के पास आजकल इतने करियर ऑप्शंस होते हैं जो वो ट्राई आउट करना चाहते हैं, तो उसने होटल मैनेजमेंट चूज़ किया और लकीली बहुत अच्छे परसेंटेज आई थी उसकी, तो उसको सब कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया। उसने ताज होटल मैनेजमेंट का जो कॉलेज है वहाँ से पढ़ाई की, और ग्रेजुएशन करके वो ताज होटल्स के साथ काम करती थी। लेकिन हमेशा जब वो छुट्टी में यहाँ आती थी तो मुझे कहती थी कि जब भी वो छुट्टी में आती थी, तो क्योंकि दिन के टाइम में यहाँ आ जाती थी, मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ बिताए। अगर 15 दिन के लिए आई हुई है तो वो मेरे साथ स्कूल आ जाती थी, और जब यहाँ आती थी तो मुझे कहती थी, मम्मी मुझे इतना मज़ा आता है यहाँ पर, इतने मस्ती करते हैं बच्चे, इतना घूमते फिरते रहते हैं और इतने प्यारे बच्चे हैं। एंड शी कुड ऑल्सो सी हर ब्रदर इन ऑल द चिल्ड्रन। कहती है मुझे भैया दिखता है सब बच्चों के अंदर। और धीरे धीरे उसको खुद को ये फीलिंग होने लगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी अपने काम में जो उसको यहाँ पर आकर मिलती थी। जब यहाँ आती थी, कभी 15 दिन बिताती थी, 20 दिन बिताती थी, उसको जो खुशी मिलती थी यहाँ पर, उसको लगता था कि वो नहीं मिल रही है। तो एक बार उसने सीरियसली मेरे से पूछा, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर सन। तो जब वो आई तो वो कुछ समय मेरे साथ बिताने के लिए आई। उस समय उसने ये डिसीजन लिया कि मम्मी आई वुड लाइक टू नाउ स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद दीज चिल्ड्रन। और उसने भी मेरी जैसे मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में अपना पूरा करियर चेंज करने के लिए, तो उसने भी वो डिसीजन लिया और अब वो उसने ताज ग्रुप को क्विट कर दिया है और अब वो यहाँ पर आई है। और अब शी इज़ इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग एक्चुअली, बट शी रियली एन्जॉयज़। वो बहुत एन्जॉय करती है यहाँ पर काम करना। हाँ, बिल्कुल मैम, आपकी बेटी के लिए भी बहुत ही बड़ा डिसीज़न था कि उन्होंने अपने लिए जो इतना अच्छा करियर ऑप्शन उनके पास था वो क्विट करके उन्होंने भी स्कूल जॉइन किया। मैम, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपकी बेटी भी बाहर पढ़ रही थी एंड आपके हस्बैंड भी बाहर जॉब कर रहे थे, ऐसे में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब आपने स्टार्ट किया, आप आगे बढ़ती गई इस स्कूल में? जी डेफिनेटली। देखिए कुछ भी आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मेरे ख्याल ये सोच के कि मैं अकेली हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ समय ऐसा भी था जब हस्बैंड तो मेरे बहुत बाहर ही रहते थे और बिटिया भी चली गई थी, तो मैं बिल्कुल अकेली बेटे के साथ थी और ये सोचती कि मैं वेट करती कि वो आएंगे छुट्टी लेके या रिटायर होके आएंगे तब मैं शुरू करूँगी, और मैं अकेली हूँ। अगर ये सोचती तो शायद मैं शुरू नहीं कर पाती। मेरे ख्याल वो कहते हैं ना कि आप अगर एक कदम लेते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, बस वही पहला कदम लिया और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मेरे ख्याल अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ ये कर सकते हैं, और उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम एक भी कदम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इतने लोग होंगे जो आपका अगर सही कदम है तो आपके साथ कदम मिला के कदम चलने के लिए आपके साथ आगे आएंगे। और वही मेरे साथ हुआ। अगर घर में सपोर्ट नहीं था तो बाहर से बहुत से लोग ऐसे थे जो जुड़ गए उमंग के साथ और उसे ये बनाया जो आज है। इसके अंदर प्रोफेशनल्स भी थे जो हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड थी पूरी टीम। जब हमने ये शुरू किया था उमंग, तो आप मानेंगे नहीं, मेरे पास एक कमरा था और जब लोगों को पता चला कि मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ तो मैं एक दरी बिछा के एक हॉल में बैठी हुई थी, और वो भी हॉल मेरी एक फ्रेंड जो ऊपर रहती थी, बीना काक, मेरी बचपन की दोस्त हैं जो मिनिस्टर भी रह चुकी हैं बहुत साल से, एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं जब राजस्थान में, वो मेरी बचपन की सहेली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बहुत बड़ा घर है तो मैं आधा इस्तेमाल करती हूँ, तुम आधा ले लो उसको और अपना एक स्कूल स्टार्ट कर लो। तो उन्होंने मुझे एक हॉल खाली करके दिया जिसमें मैंने नीचे दरी बिछाई और कुछ प्रोफेशनल्स जो मेरे टच में थे वो मेरे साथ थे। और पहले दिन हमारे पास 65 पेरेंट्स आ गए पहले दिन, और मैंने उनको कहा कि देखिए ये मैं तो एक हॉल है और ये दरी है, यही है मेरे पास। तो उन्होंने कहा मैम, 2-3 पेरेंट्स आगे आए, उन्होंने कहा मैम आपके पास छत तो है ना, आप पेड़ के नीचे भी बैठेंगे तो हम बच्चे लाएंगे, आप स्कूल स्टार्ट करिए। मेरे ख्याल इस तरह की जो मुझे सपोर्ट मिली उसने बहुत ताकत दी मुझे। और एक हफ्ते के अंदर अंदर
वो 65 पेरेंट्स में से सभी पेरेंट कुछ ना कुछ लेके मेरे पास वापस आए। कोई टेबल चेयर लेके आया कि अब ये छोटा हो गया, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, आप इसे ले लीजिए। कोई व्हील चेयर लेके आया, कोई खिलौने लेके आया। और मुझे अभी तक नहीं भूलता, एक बहुत गरीब परिवार से बच्चा था, उनकी मदर थी। तो एक दिन दोपहर को वो हाथ में 2 बड़े बड़े थैले लेके पसीने में आई मेरे पास। मैंने कहा, आप क्या हुआ आपको? तो कहती है, मैडम मैं आपको ना फ़ीस दे पाऊँगी ना कुछ, लेकिन मेरा बच्चा यहीं पढ़ाना चाहती हूँ, मैं ये लेके आई हूँ स्कूल के लिए। और वो एक कॉलोनी में गई और वहाँ घर घर में जाके उन्होंने सबसे मांगा कि आप मुझे या तो एक किताब दे दो या एक खिलौना दे दो जो आपका बच्चा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो मैं हमारे नए स्कूल में लेके जाऊँ। और ऐसे करके वो कितने घरों में गई और 2 बड़े थैले भर के किताबों के और टॉयज़ के, मतलब खिलौनों के और किताबों के लेके आई। मेरे ख्याल इस तरह का सपोर्ट, जैसे मैंने कहा, पहला कदम रखेंगे तो बहुत से लोग आगे आ जाएंगे। आपका कदम सही रहा, आपको अपने खुद के अंदर विश्वास है कि जो आप करने जा रहे हैं वो सही है, तो आप सोचिए मत, बिल्कुल मत सोचिए कि मैं अकेली हूँ। आप कभी भी नहीं अकेले होंगे, बहुत से जने जुड़ते जाएंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये कारवां ही बढ़ता ही जाएगा। मैम, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करके भी आप इतना आगे बढ़ी और आज आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि हज़ारों डिसेबल्ड बच्चों को आप एक नई ज़िंदगी दे रही हैं। इस पूरे सफ़र में, इस पूरी जर्नी में आपकी रोल मॉडल कौन रही? जहाँ रोल मॉडल मेरी 2 रही। एक तो मेरी खुद की मदर, वो भी एजुकेशनिस्ट थी और बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सल्यूशन एजुकेशन में है। तो जब मैं डिसेबल्ड के साथ भी काम करना शुरू हुई तो मैंने बहुत एम्फोसिस एजुकेशन पे दिया कि जितनी ज़्यादा हो सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें इम्प्रूव करनी है डिसेबल्ड की। और दूसरी मेरी रोल मॉडल थी, जब मैंने स्पास्टिक सोसाइटी ज्वाइन किया तो वहाँ जो फाउंडर थी मिसेस मीठू अलूर, वो खुद एक मदर थी और उन्होंने वहाँ पर पहला स्कूल स्टार्ट किया था जहाँ पर मेरा बेटा जाता था। और मैं जब उनको देखती थी कि मुझे तो कम से कम ये स्कूल मिला, चाहे टोटल उस समय 4 ही स्कूल थे इंडिया में, लेकिन जब ये इनकी बेटी को डिसेबिलिटी का पता चला, इनको बेटी के बारे में, तब तो पूरे इंडिया में एक भी स्कूल नहीं था। और किस मेहनत से और जोश से वो उन्होंने स्कूल बनाया और चलाया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल थी। मदर टेरेसा तो मेरे ख्याल मेरे अलावा बहुत से लोगों की रोल मॉडल रह चुकी हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मैसेज दिया कि जिसको अपना समझोगे वो तुम्हारा बन जाएगा। और ये मैं ज़िंदगी भर इसका इस्तेमाल करती हूँ, अभी भी करती हूँ और करती रहूँगी। मैम, अभी आपने बात की एजुकेशन की और वाकई जो आज हमारी सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं उसका कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन है, वो है क्वालिटी एजुकेशन। और बात करें हम आज के यंगस्टर्स की, जो कि आज की सोसाइटी का हमारा सबसे बड़ा पार्ट है एक, तो यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मेरा यंगस्टर्स की तरफ बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि आज का जो यूथ है बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मैं चाहूँगी कि उनकी ज़िंदगी भी बहुत से इशू से घिरी हुई है, चाहे आज का कंपटीशन है या उनकी पढ़ाई। लेकिन कुछ समय निकाल के अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल के दूसरों की ज़िंदगी में झांकें और अपने से बढ़ के किसी और के लिए भी कुछ करें। ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिसेबल के साथ ही, आसपास में अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों के आप एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा समय अपनी ज़िंदगी में से निकाल के किसी और की ज़िंदगी में दे दें, किसी और के चेहरे पे मुस्कान ले आएं। मैम, विमेंस डे के स्पेशल मौके पर विमेंस को के लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज? देखिए, अपनी हिम्मत कभी मत हारिए। बहुत लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारे पास सल्यूशन भी है। या तो हम उस प्रॉब्लम को लेकर और बिल्कुल ही यही सोचते रहें कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहती तो मैं सारी उम्र यही सोचती रही कि क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा ही क्यों बच्चा ऐसा हुआ और ये अब ठीक क्यों नहीं होता, मैं इतना कुछ करती हूँ। या तो मैं उसमें सारी ज़िंदगी निकाल लेती, या फिर एक कदम और आगे बढ़कर ये सोचो कि जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं करूँ, जो है वो तो है, उसे मुझे एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसके आगे बढ़कर जो मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं करूँ। मेरे ख्याल अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निकल के हमें आगे एक कदम बढ़ के अपनी सॉल्यूशंस ढूंढनी है। और हम सब में हिम्मत है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ये हिम्मत नहीं। मैं मानती हूँ हर एक के अंदर हिम्मत है, बस उसे अपनी हिम्मत को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एवरीबडी कैन डू व्हाट आई डिड, आई थिंक एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू। बस खाली अपने अंदर विश्वास
रखिए और एक कदम बाहर निकालिए। शेफाली, अभी दीपक जी से हमने बात की और उन्होंने आपके बारे में बताया कि आपका भी वाकई बहुत बड़ा सपोर्ट रहा इस स्कूल के साथ और इन बच्चों के साथ भी आपका बहुत अच्छा अटैचमेंट है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बचपन के बारे में कि कैसा रहा आपका बचपन आपके छोटे भाई के साथ। मेरे से बड़े थे वो, एक्चुअली 9 साल बड़े थे। बट वॉज जैसे हर एक भाई बहन का होता है, हम लोग लड़ते थे, हम लोग इतना एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, फिर दोनों मिलके मम्मी पापा को भी तंग करते थे। तो कुछ चीज़ें थी जो हम दोनों को बड़ी पसंद थी, जैसे अगर मेरे को चाट खाना होता था और मेरी बात कोई नहीं मानता था तो मैं जाकर अपने भैया को बोल देती थी, वो शुरू हो जाते थे, फिर तो हमको जाना ही पड़ता था चाट के लिए। तो इट वॉज मतलब बिल्कुल जैसे नॉर्मल होता है हर एक भाई बहन में, वैसा ही था। आई मीन कभी मेरे को लगा ही नहीं कि उनके कुछ स्पेशल है, या वो तो जब बाद में जब मैं बड़ी हुई, जब दूसरे लोगों ने बोला कि अरे यार योर ब्रदर स्पेशल, तो मैंने कहा क्यों मतलब है तो सही, भगवान के ही है, स्पेशल ही है, बट अदरवाइज रिलेशनशिप वाज लाइक जस्ट फन ऑलवेज, जैसे एक भाई बहन का होता है हमेशा। शेफाली, आप बड़ी हुई हैं और आपकी मदर ने बताया कि बहुत अच्छी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास थी, लेकिन आपने वो सब भी छोड़ करके आपने ये स्कूल ज्वाइन किया और आज भी आप जुड़ी हुई हैं। इतना मेजर डिसीजन आपने लाइफ में कैसे लिया? मेजर तो नहीं था, मे बी किसी और के तरफ से मेजर हो सकता है, बट क्योंकि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसके अंदर मेरे को ये पता चला कि मेरे को वो काम करना है या मेरे को कहीं और जाना है, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन जो होती है वो नहीं मिली थी। कहीं और पे जहाँ मैं होटल्स में काम करती थी या मैं कहीं और जहाँ भी एक दो जगह पे मैंने ट्राई किया है, इट वाज एन एक्सपीरियंस। मतलब आपको वो एक्सपीरियंस हमेशा ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, आपका लर्निंग, लेकिन यहाँ पर आकर जो अलग खुशी मिलती है वो मैं आपको बोल के नहीं बता सकती। आपको यहाँ पर आकर उन बच्चों के साथ एक्चुअली होना होता है टू सी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इट वाज इतना ईजी था इन लोग के साथ ढल जाना और आपका एक्चुअल रूप होना कि आपको लगता है आप घर पे ही हो। तो अगर आप घर पे ही हो तो काम तो कर ही नहीं रहे हो, इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही ईजी था। शेफाली, आज आपने और आपकी मदर ने मिलकर इतने उमंग को इस ऊंचाइयों तक लिया है कि एंड आज आप इतना अच्छा काम आप दोनों मिलकर कर रहे हैं। इस फीलिंग के बारे में बताइए, कैसा लगता है जब आप इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं? पहली बात तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ मेरा तो अभी तो बिल्कुल भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, अभी तो मैं बिल्कुल ही आई हूँ नहीं, बल्कि जितने और लोग हैं उनसे सीख रही हूँ। बट सिर्फ मम्मा का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरे हिसाब से पूरा जो स्कूल है ये एक तरह से, जैसे मैंने पहले बोला, एक फैमिली है, ठीक है। तो फैमिली में हर एक जना इम्पॉर्टेंट होता है, उसका हर एक कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर बच्चे से लेकर टीचर्स, उनके पेरेंट्स, सब लोग, इवन एंसिलरी स्टाफ जितने भी हैं हमारे, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट वो लोग जो यहाँ पर करते हैं और एक यूनिटी बनाकर रखते हैं। आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि खुशी मेरे को यही मिलती है, तो दिस वेरी ऑनर्ड। और तो दैट्स हाउ आई फील। मेरे को हर रोज़ मन करता है, सब कहते हैं ना एक मॉर्निंग ब्लूज, मंडे ब्लूज जो होता है, मेरे लिए कभी नहीं होता मंडे ब्लूज, पहले होते थे, बट नाउ इट्स जस्ट कि अब मेरे को काम पे आना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आकर बच्चों से मिलना है, बाकी टीचर्स से मिलना है, उनसे सीखना है। सो वही है मेन। शेफाली, आप अपनी एजुकेशन के लिए भी बाहर गई एंड इतनी यंग एज में आज आप सब कुछ छोड़ करके, देखा जाए आप अपने करियर को छोड़ करके, एंड आज आप यहाँ पर इन बच्चों के साथ हैं। यंगस्टर्स के लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज आज आप दें। मैसेज नहीं, जो मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ यही है कि ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि आप मनी के पीछे जाएं या आप अपना करियर बनाएं, अपनी एक पोजीशन बनाएं सोसाइटी में, बट आप सोसाइटी में वापस क्या दे रहे हो, वो आपको कितनी खुशी देगा, वो आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। यू नो, अभी हम लोग यूथ में जब होते हैं, मेरे को भी था बीच में, इतना मैंने इनको तंग किया है कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को आउट ऑफ द कंट्री जाना है, ये करना है, वो करना है, पर एक टाइम के बाद वो जो होता है ना घर की फीलिंग, या आपका जो एक होता है कि वे यू बिलोंग, वो अगर आप वापस अपने अंदर देखेंगे तो अलग ही आपका एक होएगा नज़रिया, बिल्कुल ही अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर आकर जो आप खुद अपने आप को जानते हैं, वो आप कभी भी उतना पैसा कमा कर नहीं जान सकते। शेफाली, विमेंस डे पर स्पेशली, क्योंकि आप भी एक यंग एज में है, गर्ल हैं, तो विमेंस डे पर कोई एक अच्छा सा मैसेज गर्ल्स को, विमेंस को? मेरी तरफ से तो यही होएगा कि जो आप अपने आप में बिलीव करते हैं वो ही सबके सामने रखिए। आपको किसी और के लिए या किसी और समाज की वजह से स्पेशली आपको अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम भूल जाते हैं कि हम में कितनी पावर है।
जस्ट बिकॉज कि कोई और कहता है कि एक दूसरा जेंडर आपसे ऊपर है। इट्स नॉट अ लाई कि वो ऊपर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बट यू नो स्टे टुगेदर। आपको अपने आप को कहीं और अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी योर सेल्फ, जस्ट अपने आप से प्यार करो, जस्ट बी हैप्पी। विमेंस आर सिंबल ऑफ पावर एंड वाकई जब हमने दीपक जी और शेफाली से बात की तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिखाया कि अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो विमेंस में वो ताकत है कि वो किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर किसी से भी पीछे नहीं है।